अंधेरी बारिश भरी रात में एक पुरानी कार का इंजन तेज दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। कीचड़ उड़ता है, टायर फिसलते हैं और कार रुक जाती है। साहब उतरिए, इसके आगे मैं 1 इंच भी नहीं जाऊंगा। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? गेट अभी आधा मील दूर है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे पैसे दिए हैं मैंने। साहब जान रही तो पैसे काम आएंगे। ये रुद्रपुर की माया निवास है। यहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। आप भी वापस चलिए मेरे साथ, अभी भी वक्त है। हद है अंधविश्वास की। ठीक है, यहीं छोड़ दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही गांव पिछड़े हुए हैं। आर्यन टैक्सी से उतरता है, बारिश से बचने के लिए छाता खोलता है और चुपचाप माया निवास की ओर कदम बढ़ाता है। अजीब संकेत था। चलो आर्यन, बस थोड़ा सा और। ये रही हवेली। हेलो काका, रामू काका, कोई है? इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था छोटे साहब। अरे यार काका, आपने तो डरा ही दिया मुझे। ये टॉर्च क्यों नहीं जला रखी आपने? और ये गेट खुला क्यों छोड़ रखा है? दरवाजे तो बंद ही थे साहब, पर जब वो बुलाती है तो सिटकानियाँ अपने आप खुल जाती हैं। फिर वही डरावनी बात है। देखिए, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ। बस ये कागजात साइन करवाने हैं और इसे बेचना है। चलिए अंदर, मेरा दम घुट रहा है यहाँ बाहर। आर्यन काका के साथ अंदर चला जाता है। बाप रे, कितनी धूल है यहाँ। और ये परफ्यूम की खुशबू कैसी है? चमेली? ये खुशबू आ रही है, मतलब वो आसपास ही है। कौन आसपास है काका? आप सच में बूढ़े हो गए हैं। मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, मेरा सामान लेकर आना। तभी ऊपर से कुछ सामान सरकाने की आवाज आती है। ये ऊपर कौन है? आपने कहा था आप अकेले हैं। मैंने कहा था मैं अकेला रहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि ये हवेली खाली है। पहेलियां बुझाना बंद करिए काका, साफ साफ बताइए, यहाँ आपके साथ कौन है? तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? काका, आप सुन रहे हैं? काका, काका, कहाँ गए आप? अभी तो यहाँ थे। तभी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों के चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। आर्यन ने पीछे देखा तो काका उसके पीछे ही खड़े थे। काका कहाँ चले गए थे? लाइट का स्विच भी नहीं दिख रहा और ये मोमबत्ती भी बुझने वाली है। बिजली तो कब की कट चुकी है साहब। इस घर को उजाला पसंद नहीं। क्या बकवास है। अच्छा छोड़िए, मुझे बस वो पुराने कागजात ढूंढने हैं। वो कौन सा कमरा है जहाँ दादाजी अपनी फाइलें रखते थे? तभी अचानक से वो भारी अलमारी के अपने आप खिसकने की आवाज आती है। अरे ये क्या था? काका, आपने धक्का दिया? आपने सरकाया उसे? मैं तो आपके पीछे खड़ा हूँ साहब। अलमारी के पास कोई नहीं है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और फर्श पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर उड़ती हुई आर्यन के पैरों के पास आकर रुक गई। ये तस्वीर, ये तो दादाजी की है, पर उनकी आंखों पर ये खरोंच के निशान कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नाखूनों से उनकी आंखें फाड़ दी हो। आर्यन के हाथ कांपने लगे थे। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी, अचानक तेज आवाज में चलने लगी। उसकी पेंडुलम की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। ये घड़ी, ये तो बंद थी, अचानक से इतने फास्ट कैसे चलने लगी? काका, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। आर्यन तेज कदमों से मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये खुल क्यों नहीं रहा? काका, कुंडी तो खुली है, धक्का लगाइए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए साहब, पर यह दरवाजा नहीं खुलेगा। जब उसकी इच्छा होगी तभी रास्ता मिलेगा। उसने हमें अंदर रोक लिया है। अचानक ऊपर लटकता झूमर कांप उठा। उसके सारे शीशे एक साथ खनखनाने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बेरहमी से हिला रही थी। ऊपर कोई है? सुनो, कौन हो तुम? सामने आओ। आर्यन जैसे ही सीढ़ियों के बीच पहुंचा, ऊपर रखा भारी पीतल का गुलदस्ता अचानक उसकी ओर झपट पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि साफ लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे आर्यन की तरफ फेंका हो। हाँ, शिट! बाहर बाहर बचा। काका, ये सब इत्तेफाक नहीं है। कोई हमें मारना चाहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है साहब, ये इंतकाम है। उस कमरे का दरवाजा देखिए, वो खुद खुल गया है। वही कमरा जहां आपके परदादा ने उसे आखिरी बार देखा था। उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? जवाब का इंतजार किए बिना आर्यन की नजर फर्श पर बिखरे कागजों और पुरानी फाइलों पर चली गई। वो झुककर उन्हें पलटने लगा।
ये तो वही फाइलें हैं जो मैं ढूंढ रहा था। काका, आपने तो बताया था कि ये कागजात अलमारी में है, तो ये कमरे के बीचों बीच कैसे आ गई? आर्यन उस अंधेरे कमरे की ओर खिंचा चला जाता है और तभी पीछे से दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी हवेली उस आवाज से हिल जाती है। उस बंद कमरे में घुटन भरा सन्नाटा फैल गया था। आर्यन की सांसें तेज हो गई थीं और लकड़ी पर नाखून मारने जैसी आवाजें आ रही थीं। काका, दरवाजा खोलिए। बाहर से कुंडी किसने लगाई? काका, जवाब दीजिए। कमरे के भीतर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आर्यन ने कांपते हाथों से जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। छोटी सी कांपती लौ अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसी रोशनी में जो नजारा उसके सामने आया, उसे देखते ही आर्यन का खून जैसे रगों में ही जम गया। ये दीवारें? आर्यन की आवाज गले में अटक गई। इन पर ये क्या लिखा है? मेरा खून, मेरा बदला। वो एक कदम पीछे हट गया। उसकी नजर नीचे फर्श पर गई। और ये लाल रंग, ये तो ताजा खून है। और उसी वक्त जोर जोर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी, जो दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। कौन? कोई है? जैसे ही लाइटर की रोशनी कमरे के एक कोने में पड़ी, वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। बाहर रामू काका थे। रामू काका जैसे ही अंदर आए, कुर्सी का हिलना बंद हो गया। काका, आप? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। छोटे साहब, देर मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। हवेली के गलियारों में आर्यन और काका के भागते कदमों की तेज आवाजें गूंज उठी और उन्हीं के पीछे पीछे माया पिशाचनी की खौफनाक हंसी पूरे हवेली में फैलती जा रही थी। इधर आइए साहब, इस दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जल्दी कीजिए, वो आ रही है। आर्यन अंधेरे में हाथ मारते हुए उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ता है। वो एक तंग और संकरी सुरंग जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां सड़ी हुई गंध और नमी थी। ओह, यहाँ कितनी बदबू है। काका, आप कहाँ हैं? हाथ बढ़ाइए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी एक माचिस की तीली जलती है और हल्की पीली रोशनी फैलती है। माचिस की रोशनी में आर्यन देखता है कि उस सुरंग की दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां चुनवाई गई हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या है काका? अभी सवाल मत पूछो, मैं सब बता दूंगा, पहले यहाँ से निकलो। वहां से किसी तरह निकलने के बाद आखिरकार वो दोनों हवेली के पीछे बने उस छोटे से मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां माया का साया नहीं आ सकता था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रामू काका ने माया की कहानी बयान करना शुरू किया। पुरानी रेडियो ट्यूनिंग की आवाज आ रही थी। बैकग्राउंड में 80 के दशक का एक मधुर संगीत बज रहा था। ये उन दिनों की बात है जब रुद्रपुर की इस हवेली में रौनक हुआ करती थी। आर्यन के दादाजी ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ शान से रहते थे। पर एक शाम इस हवेली की देहरी पर मौत ने एक खूबसूरत चेहरा पहनकर कदम रखा। हाँ भाई, कौन है इतनी शाम को? साहब, दूर गांव से आई हूँ, अकेली हूँ। अगर कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। वो माया थी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि दादाजी पहली ही नजर में उसके वश में हो गए। कुछ ही हफ्तों में हवेली का नजारा बदलने लगा। दादाजी का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति रूखा हो गया और वो घंटों माया के कमरे में बिताने लगे। एक दिन की बात है, आंगन में बंधे मवेशियों, गाय भैंस तड़पने लगे और रंभाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। आर्यन की दादी रोते हुए गजेंद्र सिंह के पास गई। सुनिए, आज फिर एक गाय मर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगी। लोगों को माया पर शक होने लगा। गांव वाले कहते थे, जब से माया इस गांव में आई है तब से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। आज इनकी दादी ने ये सारी बातें गजेंद्र सिंह को बताई। हर एक डर, हर एक शक। लेकिन गजेंद्र सिंह माया के प्रेम जाल में इतने गहरे फंस चुके थे कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सच उनके सामने था, लेकिन उनकी आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी बंधी थी जिसे कोई डर, कोई मौत भी हटा नहीं पा रही थी। बस एक शब्द और नहीं। माया इस घर की अब सिर्फ नौकरानी नहीं है, तुम अपनी हद में रहो। माया ने दादाजी को पूरी तरह अपने सम्मोहन में जकड़ लिया था।
अब हवेली की बागडोर गजेंद्र सिंह के हाथ में नहीं बल्कि माया पिशाचनी के कब्जे में जा चुकी थी। आर्यन की दादी समझ ही नहीं पा रही थी कि अपने पति गजेंद्र सिंह को कैसे समझाए। गांव वालों के बीच डर और चर्चा बढ़ने लगी। आखिरकार उन्हीं के सुझाव पर एक दिन दादी एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता दी। गायों की मौत, हवेली में बदलता माहौल और गजेंद्र सिंह का अजीब व्यवहार। तांत्रिक बाबा चुपचाप सुनते रहे और उनकी आंखों में बढ़ता हुआ डर साफ बता रहा था कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। ठाकुरानी जी, जिसे आप लड़की समझ रही हैं, वो एक पिशाचनी है। वो इंसानों को प्यार के जाल में फंसाती है ताकि उनका यौवन और खून पीकर खुद को हमेशा के लिए जवान रख सके। उसे रोकना होगा, वरना आपका वंश खत्म हो जाएगा। तांत्रिक बाबा ने गहरी आवाज में बताया, कल अमावस्या है। उन्होंने कहा, अमावस्या की रात पिशाचनी की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। उसी रात वो उस पुरुष का खून पीती है जो पूरी तरह उसके वश में आ चुका होता है। ये सुनते ही आर्यन की दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनके पास सिर्फ एक दिन और एक रात का वक्त था, अपने पति को बचाने के लिए या सब कुछ खो देने के लिए। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और आखिरकार अमावस्या की काली रात आई। उस काली अमावस की रात को हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस की आवाज भी डरावनी लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। उनके हाथ में एक पुराना जंग लगा लालटेन था जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थी। तांत्रिक बाबा आर्यन के दादी के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ अभिशप्त खंजर और एक मोटा पीला कागज जिस पर काले स्याही से भयानक मंत्र लिखे थे। दोनों चुपचाप ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती। बीच बीच में हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारों से हल्की हल्की सिसकारी जैसी आवाज आती। आज अमावस्या की रात है। आज वो अपनी पूरी ताकत आजमाएगी। आज उसकी भूख, उसका गुस्सा और उसकी काली शक्तियां सब चरम पर होंगी। लेकिन चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर आज ही उसे कैद करना होगा। अगर आज वो बच निकली तो फिर उसे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। दादी ने सिर्फ सिर हिलाया। तांत्रिक बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा कटोरा निकाला जिसमें काले तिल और लहसुन की कलियां थीं। माया के रास्ते को रोकने के लिए वो काले तिल और लहसुन की कलियां रास्ते में छिड़कता जा रहा था। अंत में वे उस लंबे गलियारे पर पहुंचे जहां सबसे आखिरी कमरा था। वो कमरा जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, जिसकी दीवारें काली हो चुकी थी और जिसमें सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती थी। दरवाजे के बाहर माया की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हवा में एक सड़ांध वाली गंध थी। तांत्रिक ने धीरे से दरवाजा खोला। लालटेन की रोशनी अंदर गई तो दिखा माया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी साड़ी काली, बाल खुले और लंबे, आंखें लाल लाल, होंठों पर खून की हल्की सी लकीर। वो अजीब तरीके से हंस रही थी, जैसे उसे पहले से पता था कि आज रात कुछ होने वाला है। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। गजेंद्र सिंह वहां पहुंचे। सावित्री, ये सब बंद करो, अभी के अभी। और तुम तांत्रिक, दफा हो जाओ यहां से। गजेंद्र सिंह की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और के वश में हो। और सुनो सावित्री, इस ढोंगी के साथ तुम भी चली जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। माया के अलावा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए, समझी तुम? गजेंद्र सिंह को देखते ही माया का विकृत चेहरा बदल गया। उसका भयानक रूप पल भर में छुप गया। वो एक सामान्य बेबस स्त्री की तरह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। देखा देखा आपने कैसे ये सावित्री देवी मुझ पर जुल्म कर रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? गजेंद्र सिंह का दिल पसीज गया। वो तेजी से माया की तरफ बढ़े। डरो मत माया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं देखता हूं इस तांत्रिक को और सावित्री को भी। तभी तांत्रिक आगे बढ़ा। उसने आंखें मूंद लीं और जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। कमरे में हवा अचानक तेज हो गई। पर्दे जोर जोर से उड़ने लगे, दिए कांपने लगे। माया चीखने चिल्लाने लगी। उसका असली रूप सामने आने लगा। लाल जलती आंखें, नोकीले दांत
और चेहरे पर एक क्रूर हंसी। नहीं, इसे रोको। तांत्रिक ने अभिशप्त खंजर को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ते हुए मंत्र लिखा कागज दरवाजे की चौखट की ओर बढ़ाने लगा, लेकिन उससे पहले ही माया गजेंद्र सिंह पर झपटी। गजेंद्र जी, पीछे हटिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया ने गजेंद्र सिंह को जकड़ लिया, अपने नुकीले दांत उनके गले में गड़ा दिए और उनका खून चूसने लगी। देखा सावित्री, तू और तेरा ये नया दोस्त ये तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी पल तांत्रिक का मंत्रोच्चार पूरा हुआ। उसने मंत्र लिखा कागज दरवाजे की चौखट पर चिपका दिया। कागज पर लिखे मंत्र चमकने लगे। कमरे की दीवारें कांप उठी। एक जोरदार हवा का झोंका आया। नहीं! हवा के उस झोंके के साथ माया जबरदस्ती उस कमरे के अंदर खिंच गई और उसी पल दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तांत्रिक ने बाहर से ताला लगाया और आखिरी मंत्र पढ़कर उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कुछ दिन बाद आर्यन के पिताजी और उसकी माँ छोटे आर्यन को लेकर शहर शिफ्ट हो गए, लेकिन दादी के लिए वो हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, वो उनकी पूरी जिंदगी थी। उस हवेली के साथ सावित्री देवी की अनगिनत यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए आर्यन के पापा की लाख कोशिशों के बावजूद दादी ने हवेली छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अम्मा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम सब शहर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बेटा, इस हवेली में तुम्हारे बाबा की यादें बसी हैं। मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार पूरा परिवार शहर चला गया और उस सुनसान हवेली में रह गए सिर्फ आर्यन की दादी और उनका सबसे वफादार नौकर रामू काका। दिन बीतते गए, सब कुछ शांत और सामान्य लगने लगा था। लेकिन एक रात जब हवेली गहरी नींद में डूबी हुई थी, तभी अंधेरे में कुछ परछाइयां दबे पांव सरकती हुई अंदर घुस आईं। चोर हवेली में दाखिल हो चुके थे और कीमती सामान की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। लगता है ये हवेली बरसों से बंद पड़ी है। आज तो माल ही माल होगा। वो देख, उस कमरे का दरवाजा, उस पर अजीब अजीब निशान बने हैं। अरे डर मत, ये सब पुराने जमाने की डराने वाली बातें हैं। चल खोल इसे। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुला, हवेली के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। वो वही कमरा था जिसमें सालों से माया पिशाचनी कैद थी। बरसों से भूखी, बरसों से प्यासी माया की आंखों में चमक लौट आई। आखिरकार मुझे मेरा खून मिल गया। पलक झपकते ही माया उन चोरों पर टूट पड़ी। चीखें गूंज उठी और देखते ही देखते माया ने उनका एक एक कतरा खून चूस लिया। बरसों बाद उसकी प्यास बुझी थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। माया सीधे सावित्री देवी के कमरे तक पहुंची। जैसे ही सावित्री देवी की नजर उस भयानक रूप पर पड़ी, उनकी सांस अटक गई। सीने में तेज दर्द उठा और उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। और उसी पल में सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। चोरों की लालच ने उस पिशाचनी को आजाद कर दिया था जो बरसों से भूखी थी। माया ने उन चोरों का खून पी लिया और फिर दादी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब बारी थी रामू काका की। मुझे छोड़ दो माया, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुझे नहीं मारूंगी, तू मेरे लिए शिकारी कुत्ता बनेगा। तू बाहर से लोगों को इस हवेली में लेकर आएगा और मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अगर एक बार भी मना किया तो तेरी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि तू मरने की भीख मांगेगा। रामू काका कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने दादी की लाश पड़ी थी और कानों में माया की गूंजती हुई धमकी। डर ने उनकी रूह को जकड़ लिया था। जान बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया और उसी पल उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद हवेली की हर अमावस की रात एक नए शिकार की गवाह बनने लगी। साल दर साल रामू काका वही करते रहे, माया के डर और अपने पाप के बोझ के साथ जीते रहे। लेकिन अब जब आर्यन, उनके मालिक का पोता, वापस आया था तो काका की आत्मा जाग उठी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस वंश का उन्होंने नमक खाया है उसे वो अब और धोखा नहीं दे सकते। मैंने बहुत पाप किए हैं। आज आर्यन को बचाकर ही मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रामू काका ने आर्यन का हाथ पकड़ा
और उसे मंदिर की सुरंग से होते हुए हवेली की ओर ले गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति झलक रही थी, जैसे उन्होंने अपनी नियति खुद चुन ली हो। साहब, यही वो खंजर है जिसे तांत्रिक बाबा ने 60 साल पहले यहाँ छुपाया था। माया को कोई साधारण हथियार नहीं मार सकता, और ना ही आपके वंश के अलावा कोई आदमी। उसे सिर्फ यही अभिशप्त खंजर और आप ही खत्म कर सकते हैं। तभी अचानक माया सामने आ गई। उसकी भयानक चीखों से हवेली की दीवारें कांप उठी और टूटने की आवाजें गूंजने लगी। रामू, तूने गद्दारी की? उस लड़के को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी रूह को 60 जन्मों तक कर पाऊंगी। छोटे साहब, इसे पकड़िए। आज अमावस्या की रात है, उसकी शक्तियां चरम पर हैं, लेकिन यही वो वक्त है जब उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। मैं उसे रोकूंगा। आप उसके सीने में ये खंजर उतार दीजिए। आर्यन ने कांपते हाथों से वो चमकता हुआ खंजर थाम लिया। उसी पल हवेली का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और माया का काला साया रामू काका की ओर बढ़ने लगा। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, मेरे दादा दादी को मारा है, अब और नहीं। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभिशप्त खंजर माया के सीने के पार उतार दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी हवेली की नींव हिला दी। माया का शरीर नीली ज्वालाओं में जलने लगा और धीरे धीरे राख बनकर बिखर गया। जैसे ही माया का अंत हुआ, हवेली में बुझी हुई लाइटें एक एक करके जल उठी। अजीब सी दुर्गंध की जगह अब हवा में एक पवित्र सी सुगंध फैल गई। रामू काका के चेहरे पर गहरी शांति भरी मुस्कान थी। अपने मालिक के वंश को बचाकर उन्होंने आखिरकार अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था।